नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार। आज हम लोग क्लास 9 के जीवों में वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर जरूर करें। हमारे चैनल अपेक्स स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों का वर्गीकरण का अर्थ क्या हुआ? तो जीव जितने भी हैं, पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, उनको अलग अलग वर्गों में बांटना है। अलग अलग वर्गों में बांटने से क्या तात्पर्य है? तो समान गुण वाले एक वर्ग में रहेंगे, असमान गुण वाले अलग वर्ग में रहेंगे। उनमें जितने में समानता होगी उसको एक खास श्रेणी में रखेंगे। तो इस तरह से समानता एवं असमानता के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। अब अलग अलग समूहों में बांटने की जरूरत क्या है, या जीवों का वर्गीकरण हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है? तो क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि हमें किसी भी जीव के गुण के बारे में अध्ययन करने में, उनको समझने में आसानी हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको चावल बना रहे हैं, तो चावल बनाते समय आप कभी कभी जो घर में माँ क्या करती है, देखती है कि चावल सीज गया कि नहीं सीज गया। तो सभी चावल को नहीं जो है उंगली से मसलती है, उसमें से एक चावल निकाल कर उसको मसल कर देखती है कि वो सीज गया है। तो पूरे जो है बर्तन के चावल जो है क्या हो गए, पक गए हैं। अब यही काम हमें जीवों के वर्गीकरण में किसी वर्ग के एक जंतु या एक पौधे का अध्ययन कर लेते हैं तो उस वर्ग के सभी जंतुओं के बारे में एक आइडिया मिल जाता है कि इस वर्ग के सभी जंतु या जीवों का गुण इसी प्रकार मेल खाता है। तो हमें जीवों का अध्ययन करने में सुविधा के लिए वर्गीकरण करना अति आवश्यक है। जीवों के जगत में समुचित अध्ययन के लिए क्या किया जाता है? अलग अलग श्रेणियों में उन्हें बांटा जाता है। इस तरह से जंतु एवं पादप का वर्गीकरण विज्ञान के अंग्रेजी में वर्गीकी इसे कहते हैं, और इंग्लिश में इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवों का वर्गीकरण अलग अलग भागों में, अलग अलग श्रेणियों में बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकी, या अंग्रेजी में इसको क्या कहता है? टैक्सोनॉमी कहते हैं। तथा सिस्टमैटिक्स भी इसे कहा जाता है। कार्ल लिनियस, या कई लोग बोलते हैं कैरोलस लिनियस, ये 1735 ईस्वी में सिस्टेमा नेचुरल एक बुक लिखे थे, किताब लिखे थे। उसी में टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक शब्द का उपयोग किए थे। इसलिए वर्गीकी के जनक कार्ल लिनियस को ही माना जाता है। आधुनिक युग में दोनों शब्द पादप एवं जंतु का वर्गीकरण के लिए इसका प्रयुक्त होता है, सिस्टमैटिक्स का। पादप या जंतु का अध्ययन का पहला कदम उसका क्या करना होगा? हमें उसका नामकरण करना होगा। किसी भी पौधे या जंतु का सबसे पहले नाम होना चाहिए, और नाम के बाद उसका वर्गीकरण करेंगे कि उसको किस श्रेणी में रखेंगे, किस समूह में रखेंगे। तब उसके बाद हम उसका वर्णन करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नामकरण किया जाता है, उसके बाद उसको श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, तब उसका अध्ययन किया जाता है। कार्ल लिनियस ने द्विपद नामकरण सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम को अपनाया था, और इनके द्वारा जो द्विपद नामकरण प्रणाली है उसमें दो शब्द होते हैं। पहला शब्द उसके वंश से जुड़ा होता है, जीनस से जुड़ा होता है, और दूसरा शब्द उसकी प्रजाति या जाति मतलब स्पीशीज की होती है। तो ये दो, पहला शब्द वंश और दूसरे उसकी प्रजाति, इन्हीं दो शब्दों से जीवों का नामकरण किया जाता है। ये जीनस हुआ और ये स्पीशीज हुआ, और ये दो ही शब्द उसका स्पेसिफिक नाम होता है, उस जीव का एक अलग पहचान देता है। जैसे मान लेते हैं मानव का वंश है क्या? होमो, और इसकी स्पीशीज क्या है? सेपियंस।
तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो क्या होगा, होमो सेपियंस होगा। होमो सेपियंस, होमो क्या हुआ, हमारे वंश का नाम हुआ, और सेपियंस ये हमारी प्रजाति का एक नाम हुआ। तो दो शब्द होते हैं होमो सेपियंस। पहला अक्षर लिया जाएगा, जैसे हम लोग नाम लिखते हैं अपना, जो भी लिखना है, किसी को अगर प्रिंस कुमार लिखना है तो प्रिंस, तो पी कैपिटल अक्षर, बाकी सभी क्या होते हैं और स्मॉल लेटर होते हैं। दो शब्द रखा जाता है। और एक और चीज कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, अगर या नहीं तो बुक में अगर देखेंगे तो बुक में इटैलिक लेटर से ये लिखा रहता है, तिरछा लेटर से लिखा रहता है। लेकिन अगर कॉपी में लिखते हैं या उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं तो वैज्ञानिक नाम को हम अंडरलाइन जरूर कर लेंगे। उसी तरह से बिल्ली का जो फेलिस कैटस, ये उसका वैज्ञानिक नाम है। इसमें फेलिस क्या हुआ, उसका वंश का नाम हुआ, और कैटस उसकी प्रजाति का नाम हुआ। बाघ या व्याघ्र का पैंथेरा टिग्रिस, ये उसका दो नाम से जुड़ा हुआ है। पैंथेरा उसका वंश का नाम हुआ, टिग्रिस उसकी प्रजाति या जाति का नाम हुआ। तो कार्ल लिनियस ने किसी भी जीव के नामकरण के बारे में द्विपद नामकरण सिस्टम जो है बनाया, और इसी के आधार पर अब किसी किसी में कभी कभी देता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, सेपियंस, दो बार सेपियंस लिया जाता है। तो तीन, जैसे जो है कोई लिख देता है प्रिंस कुमार यादव, तो तीन आ जाते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है प्रिंस कुमार लिखा जाता है, तो कभी कभी जो है तीन शब्दों का भी मेल देखने को मिलता है। लेकिन कार्ल लिनियस ने द्विपद के बारे में जानकारी दिया, और इसी के अनुसार से हम जीवों का नामकरण करते हैं। अब नामकरण के बाद हमें उसका क्या करना है, वर्गीकरण करना है। तो वर्गीकरण करने के लिए हमें वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय नामकरण कोड के द्वारा हमें 7 जो है टैक्सा के अंतर्गत जो है बंटवारा करना है। सबसे बड़ा जो टैक्सा है वो क्या है, 7 श्रेणी में सबसे बड़ा श्रेणी क्या है, किंगडम है। किंगडम का अर्थ होता है जगत, जगत। उसके बाद दूसरा क्या है, फाइलम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संघ। लेकिन पौधों में फाइलम न बोलकर हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। प्लांट में फाइलम न बोलकर हम डिवीजन बोलते हैं। बात है कि ये संघ, हिंदी में दोनों के लिए संघ ही होगा। फाइलम जंतु के लिए भी, और संघ किसके लिए यूज होगा, डिवीजन पौधों के लिए। तो अंग्रेजी शब्द अलग अलग है, लेकिन हिंदी शब्द दोनों के लिए संघ। उसके बाद नीचे जब संघ को कई वर्गों में बांटा जाता है, जिसे क्लास कहते हैं। उसके बाद वर्ग को कई ऑर्डर, गण में बांटा जाता है। फिर गण को कई कुल या फैमिली में बांटा जाता है। कुल से फिर नीचे बंटवारा होगा तो वंश या जीनस में बांटा जाएगा। और सबसे निम्नतम जो है, सबसे छोटी इकाई जो टैक्सोनॉमी की है वो क्या है, जाति है। तो सबसे बड़ी इकाई क्या हुई, जगत, और सबसे छोटी इकाई क्या हुई, वो हुई स्पीसीज, जाति। और इन्हीं दोनों से नामकरण किया जाता है, वंश और जाति। जीनस एवं स्पीसीज दो ही यही से शब्द लिए जाते हैं, तो जीव का क्या होता है, नामकरण किया जाता है। तो इसको याद एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से करना है। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। या अंग्रेजी में तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एवं स्पीसीज। या छोटा सा इसे हम एक KPC ऑफ GS, के का मतलब किंगडम, P का मतलब फाइलम, C का मतलब क्लास, O का मतलब ऑर्डर, F का मतलब फैमिली, G का अर्थ हुआ जीनस, S का अर्थ हुआ क्या, स्पीसीज। KPC ऑफ GS, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम लोग, भोजपुरी में अगर बोले तो KPC, PC का मतलब होता है किसी चीज को पीसना, रगड़ना। O मतलब बोलते हैं कि कभी कार्य करने में असमर्थता होती है या मौसम अनुकूल नहीं होता है तो मुंह से शब्द निकलता है ओफ। GS गर्मी का समय है, मतलब इस समय कौन पीसेगा, गर्मी का समय है।
तो KPC ऑफ GS, इससे सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी, टैक्सा सारे इकाई आपको याद होंगे, कोई भी आगे पीछे नहीं रखना है। सबसे बड़ा इकाई क्या है? किंगडम, और सबसे छोटी इकाई क्या है? स्पीसीज। तो ये सिस्टमेटिक ढंग से सीरियल से इसको याद करना है। और वर्गीकरण में इन्हीं 7 टैक्सा इकाइयों का हम लोग सहारा लेते हैं, इसी के अंतर्गत वर्गीकरण किया जाता है। अब वर्गीकरण में शुरुआती समय में कार्ल लिनियस ने 2 किंगडम का बंटवारा किया था। किंगडम मतलब वही जगत, किंगडम का अर्थ क्या होता है? जगत। तो पूरे जीव है। अब एक चीज समझिए कि जैसे ब्रह्मांड है, तो पृथ्वी एक मान लेते हैं क्या है? जीव, पूरा जीव है। अब पृथ्वी को फिर बांटते हैं किसमें? तब 7 महादेश में बांटते हैं। अब एक एक महादेश में क्या बढ़ते हैं? देश बढ़ते हैं। एक एक देश में क्या बढ़ते हैं? राज्य बढ़ते हैं। एक एक राज्य में क्या होते हैं? जिला बढ़ते हैं। जिला में फिर क्या बढ़ते हैं? पंचायत बढ़ते हैं, प्रखंड होते हैं। प्रखंड के अंदर पंचायत होते हैं। पंचायत में क्या होते हैं? गांव होते हैं। तो गांव क्या है? सबसे छोटी इकाई हुई। और पृथ्वी एक क्या हो? जगत, जीव हो गए। और उस जीव के 7 महादेश। तो यहाँ कितने जगत? हम लास्ट में हम लोग को 5 जगत पढ़ना है, लेकिन जीवों को लिनियस ने कितने जगत में बांटा था? 2 जगत में बांटा था, जिसमें पादप एवं जंतु, पौधे एवं जंतु 2 ही जगत उन्होंने 1735 ईस्वी में अपने किताब सिस्टम ऑफ नेचर में वर्गीकरण किया था। बाद में ही कल 1866 में 3 किंगडम, पादप एवं जंतु के अलावे एक किंगडम उन्होंने स्थापित किया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आगे पढ़ेंगे, जिसमें प्रोटोजोआ होते हैं, अमीबा आते हैं। तो एक अलग ही उन्होंने किंगडम का स्थापना किया। उसके बाद 4 किंगडम 1938 में कोपलैंड ने 4 किंगडम का बंटवारा किया। इन तीनों के अलावे, प्रोटिस्टा, पादप एवं जंतु के अलावे एक नया किंगडम उन्होंने बनाया, मोनेरा, जिसमें क्या आता है? बैक्टीरिया। इसमें क्या आएगा? अमीबा। और इसमें जीवाणु। तो ये अलग अलग किंगडम, इनको पहले इसी में रखा गया था, बाद में प्रोटिस्टा अलग किया गया। फिर उसके बाद कोपलैंड ने मोनेरा एक किंगडम का स्थापना किया। अभी हम लोग आर व्हिटेकर के 1969 ईस्वी का जो 5 किंगडम का वर्गीकरण है, उसी का अध्ययन करते हैं। अब तो इधर हाल के दिनों में एक रिसर्च में 6 किंगडम की भी स्थापना की गई है। मोनेरा को 2 भागों में बांटा गया है, एक आर्कीबैक्टीरिया। तो ये, लेकिन अभी हम लोग मुख्य रूप से हमारे किताबों में 5 ही किंगडम का जिक्र चलता है, और यही मुख्य बंटवारा हम लोग को पढ़ना है। तो 5 किंगडम में मोनेरा तो पहले से हो गया था, प्रोटिस्टा, पादप एवं जंतु 4 हो गए थे। नया कौन आया? तो फंजाई आया। फंजाई मतलब कवक, जो गोबर छत्ता बोलते हैं, वो मशरूम बोलते हैं, उसके लिए एक अलग किंगडम फंजाई की स्थापना की गई। तो ये अब हम लोग कितने किंगडम पढ़ते हैं? 5 जगत पढ़ते हैं। जीवों को कुल कितने जगत में बांटा गया है? 5 जगत में। ठीक है, कौन कौन से? व्हिटेकर का जो बंटवारा का सिद्धांत है, मूल रूप से किसके आधार पर है? कोशिका के आधार पर। कोशिका के आधार पर 5 जगत बनाया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमलिया। प्लांटी का अर्थ हुआ क्या? पादप। एनिमलिया का अर्थ हुआ क्या? जंतु। तो ये 5 जगत का बंटवारा आर व्हिटेकर ने कोशिकीय आधार पर किया था। आर व्हिटेकर का बंटवारा बिल्कुल एकदम किसके आधार पर है? कोशिका के आधार पर है। देखते हैं कोशिका के आधार पर कैसे बांटे। तो आर व्हिटेकर का जो 5 किंगडम का बंटवारा है, उसमें जीव, सभी जीव आए। अब सभी जीव में उन्होंने कहा कि आप हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव को उन्होंने कहा कि ये मोनेरा होंगे। वैसे जीव जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, अविकसित कोशिका के बने होते हैं, उन्हें किस जगत में रखा गया? मोनेरा जगत में रखा गया। और यूकैरियोटिक वाले को अलग कर दिया गया। तो प्रोकैरियोटिक वाले चले गए किसमें? फर्स्ट जो जगत है, मोनेरा में। अब यूकैरियोट, जितने यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव है, उनमें से फिर बंटवारा किया गया कि जीव यूकैरियोट हो, लेकिन एक कोशिकीय हो, एक ही कोशिका का उसका शरीर हो,
तो उसको प्रोटिस्टा में रखा गया, जिसमें अमीबा आता है, इसमें तो जीवाणु आता है। अब यूकैरियोटिक एक कोशिकीय तो बढ़ गए, लेकिन बहुकोशिकीय रह गए, तो यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय एवं कोशिका भित्ति युक्त वाले हो गए। अब कुछ कोशिका भित्ति युक्त नहीं, कोशिका भित्ति नहीं, तो जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है उन्हें जंतु पांचवा जगत में रखा गया, एनिमलिया में, एनिमल में रखा गया। लेकिन यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय कोशिका भित्ति युक्त जितने भी जीव थे उनमें फिर अब बंटवारा दो किया गया कि अगर कोशिका भित्ति होते हुए भी वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं तो उन्हें फंजाई या कवक मशरूम अलग जगत में, तीसरा जगत में रखा गया है। कोशिका भित्ति युक्त और प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो आप बखूबी जानते हैं उन्हें पौधा कहा जाता है, तो उन्हें पादप जगत प्लांटी में रखा गया, चौथा जगत। और यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय हो लेकिन कोशिका भित्ति नहीं हो तो उन्हें जंतु जगत, एनिमलिया में रखा गया। तो ये 5 जगत किसके आधार पर हो गए? कोशिका के आधार, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय में कोशिका भित्ति युक्त, कोशिका भित्ति नहीं। कोशिका भित्ति युक्त में प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इनकी परिभाषा इसी आधार पर दे सकते हैं। जैसे अगर कोई प्रोटिस्टा का कहे प्रोटिस्टा कैसे जीव है, तो प्रोटिस्टा के लिए यहां से चलेंगे वैसे जीव जो यूकैरियोटिक एवं एक कोशिकीय हो। इस लाइन में यहां तक आने में जो जो चीजें आएंगी वही इसकी परिभाषा होगी। पादप के लिए क्या परिभाषा होगी? यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय कोशिका भित्ति युक्त और प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। तो ये डायग्रामेटिक जो है रिप्रेजेंटेशन है 5 जगत का, जो आर व्हिटकर ने कोशिका के आधार पर बांटा था। अब पहला मोनेरा किंगडम जगत, पहला जगत क्या है? मोनेरा। तो इस जगत में सभी क्या है? प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। मोनेरा जगत के जो जीव है उसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया, जीवाणु आते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, अर्थात प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, प्रिमिटिव स्टेज की कोशिका होती है। तो इनमें जीव द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग जो है बिखरे होते हैं। राइबोसोम 70S का होगा, 80S का यूकैरियोटिक में होता है। इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, रिक्तिकाय ये सब अनुपस्थित रहेंगी। प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं और रसायन संश्लेषी। न्यूट्रिशन का कोशिका का तो देख लिए प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब इनके न्यूट्रिशन या पोषण कैसे करते हैं ये जीवाणु? तो पोषण में या तो ये हो सकते हैं प्रकाश संश्लेषी कुछ होते हैं जीवाणु, या रसायन संश्लेषी जो सल्फर डाइऑक्साइड जो वातावरण से वो संश्लेषित कर लेते हैं और अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। या नहीं तो अधिकांश जीवाणु क्या होते हैं? परपोषी भी होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। कुछ सदस्य वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैसे दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम होता है। तो नाइट्रोजन का वायुमंडल से क्या कर लेता है? स्थिरीकरण कर लेता है। तो राइजोबियम में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है। इसके उदाहरण क्या है? जीवाणु। अब जीवाणु में एक हो गया, दूसरा बांटा गया जो पहले जिक्र किए थे कि अब 6 किंगडम की बात चल रही है, तो एक आर्की बैक्टीरिया एक अलग से जोड़ा गया है। लेकिन हम लोग 6 किंगडम नहीं पढ़ेंगे, इसी मोनेरा में ही उसको आर्की बैक्टीरिया ऐसा माना जाता है कि ये प्राचीनतम जीवधारी के प्रतिनिधि है। मतलब सबसे पहले पृथ्वी पर किसका? आर्की बैक्टीरिया का क्या हुआ? उत्पत्ति हुआ। उसके बाद है जीवाणु आए, तब जो है आगे जो है एक कोशिकीय जीव, यूकैरियोटिक जीव आते गए। तो आर्की बैक्टीरिया, आर्कियोलॉजी समझते हैं जो प्राचीन जो है चीजों से जुड़ा होता है उसे आर्की सबसे जाना जाता है। तो यहाँ आर्की बैक्टीरिया का मतलब सबसे पुराने बैक्टीरिया जो प्राचीनतम हो, तो इसको भी इंक्लूड करते हैं किसमें? मोनेरा किंगडम में। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा क्या होते हैं? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं जिसमें प्रोटोजोआ, डायटम एवं शैवाल आते हैं। इसमें झिल्ली परिसीमित अंगक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका है तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब होंगे। इनका श्वसन अंग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। प्रोटिस्टा या तो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना लेते हैं, या नहीं तो कुछ क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, कुछ मृत उपजीवी होते हैं, कुछ दूसरे जीवों पर रहते हैं, कुछ सड़े गले चीजों पर जो रहते हैं। तो इस तरह से इनका भोजन जो है कई रूपों में होता है। इनके चलने के लिए प्रोटिस्टा में सिलिया होता है, जैसे पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम में छोटे छोटे ये बाल जैसे जो है सरफेस पे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। ये इससे चल सकते हैं, या नहीं तो बैक्टीरिया के भीतर 9+1 प्रकार के सूक्ष्म नलिका होती है, या अमीबा में कुटपाद होता है, इसके द्वारा ये क्या करता है, चलता है। फ्लैजिला होता है किसी किसी इग्लिना में, जैसे ये लंबा सा जो है, ये छोटे छोटे है लेकिन इग्लिना में एक लंबा फ्लैजिला है, तो इससे वो क्या करते हैं, अपना प्रचलन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इनमें लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन हो सकता है। लैंगिक जनन का अर्थ मतलब नर युग्मक एवं मादा युग्मक दोनों मिलते हैं, या नहीं तो अलैंगिक जनन विखंडन बहुखंडन के द्वारा ये क्या कर सकते हैं, अपना जन्म कर सकते हैं। प्रोटिस्टा में कुछ मनुष्य के लिए लाभकारी है, कुछ हानिकारक है। कुछ प्रोटिस्टा के जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक है, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, तो वो हमारे अमीबीय पेचिस रोग पैदा करता है। तो इस तरह से, या फिर जब प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ आते हैं, जो मलेरिया के प्रोटोजोआ है, वो रोग उत्पन्न करता है हमारे शरीर में, मलेरिया नामक, जो कि मादा एनोफिल मच्छर से हमारे शरीर में पहुंचता है। इस तरह से बहुत सारे उपयोगी भी है और बहुत सारे हानिकारक भी प्रोटिस्टा है। तीसरा किंगडम है, तीसरा जगत है फंजाई, जिसे कवक हिंदी में हम लोग समझेंगे। ये क्या होते हैं, तो मुख्यतः यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, साथ में कोशिका भित्ति भी होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो ये जीव जो है संसार में अपमार्जक का काम करते हैं, क्योंकि ये सड़े गले चीजों पर ये क्या होते हैं, मृत जीवी होते हैं। जैसे जो मशरूम आप देखे होंगे, जहाँ पुआल सड़ता है वहां पर जो इस तरह के सांप के छत्ते के रूप में निकल जाते हैं। बहुत सारे मशरूम की प्रजातियां खाई भी जाती है, बहुत सारे पॉइजनस भी होती है, तो कई प्रकार की प्रजाति है। कवक फंगस जीव का एक विशाल समुदाय है। यह वनस्पति में पहले रखा गया था, लेकिन बाद में इसे अलग किया गया है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, और इसमें प्रजनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, स्पोरुलेशन होता है, उसके द्वारा ये प्रजनन जो है करता है, अलैंगिक जनन के द्वारा ये करता है प्रजनन। अब कवक का अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। और म्यूकर, पेनिसिलियम, इससे पेनिसिलिन दवा बनता है, अस्परजिलस, फ्यूजेरियम और लाइकेन, इस तरह के बहुत सारे जो है क्या होते हैं, फंगस या फंजाई होते हैं। दिनाय, या देखते होंगे आप, रोटी पे भुकड़ी लग जाता है, अचार पर भुकड़ी लग जाता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, फंगस ही है। तो सड़े गले चीजों पर गर्मी जहां होता है, पसीना होता है, वहां पर ज्यादातर ये फंगस पाए जाते हैं। पादप, चौथा जगत है पादप जगत, तो इसमें यूकैरियोटिक होंगे, बहुकोशिकीय कोशिका होगी, कोशिका भित्ति होगी, एवं प्रकाश संश्लेषण करेंगे। प्रकाश संश्लेषण नहीं करते तो फंजाई, और प्रकाश संश्लेषण करने लगे तो पादप जगत में रखते हैं। और इनकी कुल जो है लगभग कितनी प्रजाति है, 4 लाख प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग 70% जातियां पुष्पीय पौधों के, आगे पढ़ेंगे पुष्पीय पौधे, अपुष्पीय पौधे, तो पादप जगत है। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। पांचवा जगत है प्राणी जगत, जंतु जगत, जानवर, एनिमलिया, कुछ भी बोला जा सकता है। तो एनिमलिया जगत या किंगडम, ये जो बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक होते हैं, कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए इनको पांचवा जगत के रूप में स्थापित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से पैदा होना, जैसे तैसे कोई प्राणी बड़ा होता है, शारीरिक निर्धारित रूप से विकसित होता है, पहले से ही उसका शरीर का स्ट्रक्चर निर्मित रहता है कि हाथ होगा, पैर होगा, अब उसी में आकार बढ़ेगा। ये नहीं कि पौधों की तरह अलग से टहनी निकल जाएगा, अलग से हाथ निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, पहले से निर्धारित होगा। कुछ में कायांतरण पाया जाता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, जैसे जो है
मेढक का बच्चा को हम लोग टैडपोल लार्वा बोलते हैं। अंडा से लार्वा बनता है, उसमें मछली के जैसा दिखता है, बाद में वयस्क होता है तो उसके शरीर में कयांतरण होता है, शरीर में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। अब पादप जगत जो है उसको विस्तृत रूप से हमें पढ़ना है। तो पादप जगत ये चौथा जगत है। ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, कोशिका भित्ति युक्त तथा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो उन्हें पादप जगत कहा जाता है। अब पादप जगत को हम लोग 5 जो है डिवीजन में 5 भागों में बांटते हैं। तो 5 डिवीजन कौन कौन से हैं? थाइलोफाइटा, क्योंकि हम लोग जब जंतु में पढ़ते हैं तो फाइलम बोलते हैं, और पौधों में पढ़ते हैं तो डिवीजन बोलते हैं, नहीं तो हिंदी में इसको संघ ही कहेंगे। तो पादप को कितने संघों में बांटा गया है? 5 संघों में बांटा गया है। कैसे? तो इनके शारीरिक संरचना के आधार पर। वैसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्ती विभेदित न हो, बिल्कुल काई, जैसे आप पोखरे में देखते होंगे या चापाकल के अगल बगल काई लग जाता है, उसको हरा हरा केवल दिखता है, न जड़ का पता रहता है, न पत्ती उसमें, न फूल, न कुछ ताना, कुछ नहीं दिखता है। तो वैसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्ती हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखते हैं, उसे थैलोफाइटा मतलब थैली जैसा केवल दिखेगा, जिसमें जो मुख्य रूप से क्या आता है? तो इसमें एल्गी आएंगे, जो शैवाल होते हैं वो आएंगे। दूसरा, वैसे अविभेदित तो अलग हो गए थैलोफाइटा। विभेदित हुए तो विभेदित में भी संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम नहीं होंगे, तो उसे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा एक तरह से ये पौधों के जगत का क्या है? उभयचर है, तो इसे ब्रायोफाइटा में रखा जाता है। विभेदित हो और जाइलम फ्लोएम उपस्थित हो, लेकिन वो बीज नहीं उत्पन्न करते हो, उनसे फूल और बीज नहीं निकलता है, लेकिन जाइलम फ्लोएम होते हैं, शरीर जड़ तना के रूप में विकसित रहता है, तो उसे जो तीसरा संघ टेरिडोफाइटा में रखते हैं, जिसमें फर्न आते हैं। उसके बाद विभेदित हो, जाइलम फ्लोएम उपस्थित हो, लेकिन बीज भी उसमें निकलता हो। और बीज निकलने के साथ साथ अगर बीज नग्न हो, अनावृत हो, मतलब उसमें बिया के ऊपर कवर न हो, ढका हुआ न हो, तो उसे नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अगर विभेदित जाइलम फ्लोएम उपस्थित बीज होता है, लेकिन बीज के ऊपर आवरण होता है, आवृत बीजी होते हैं, जिसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। अब एंजियोस्पर्म को सब डिवीजन 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे एक बीजपत्री मोनोकोटिलिडन्स और द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडन्स बोलते हैं। एक बीजपत्री में जैसे मक्का है, बिया में एक ही ऐसे जो रहता है, या चना नहीं सॉरी चावल है या फिर गेहूं है, उसमें एक ही बिया में रहता है। जबकि द्विबीजपत्री में क्या होगा? तो 2 इस तरह के दाल, जैसे चना है, बीज में 2 टुकड़ा होगा, जब भी करेंगे तो उसे द्विबीजपत्री कहेंगे, और एक बीजपत्री में केवल एक ही बीज में पत्र होगा। तो इस तरह से पौधों को इतने भागों में बांटा गया है। डिटेल्स इसका, पौधों को आई कलर ने अपुष्पक एवं पुष्पक 2 भागों में बांटा था। तो वैसे जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं, बीज का निर्माण नहीं होता है, वे अपुष्पक या बीज रहित कहेंगे, सीडलेस कहेंगे। और ये फूल भी रहित होगा, इनमें फूल भी नहीं होगा। इन्हें 3 भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये तीनों क्या है? तो इसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, फूल नहीं बनता है। उसके बाद सपुष्पक, मतलब जिसमें बीज का निर्माण होता है, तो बीज का निर्माण होता है तो उसमें 2 ही संघ आए थे। कौन? नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी कौन? एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से आप यहां समझ सकते हैं कि ये 3 यहां से यहां तक क्या हुए? अपुष्पक हुए, क्रिप्टोगेमस इसको बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? सपुष्पक बोलेंगे, जो बीज वाले संयुक्त है। तो ये 2 भागों में आई कलर ने बांटा था, क्रिप्टोगेमी एंड फेनरोगेमी। अब नग्न बीजी, तो जिसमें बीज हो लेकिन नंगा हो, और आवृत बीजी, जिसमें बीज हो और आप बाहर से आवरण हो, तो उसे आवृत बीजी एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म को 2 भागों में
एक बीजपत्री मोनोकोटिलडन्स और द्विबीजपत्री डाइकोटिलडन्स, जो पीछे हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब थाइलोफाइटा डिटेल्स क्या है, तो थाइलोफाइटा क्या होते हैं, वैसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्ती अविभेदित हो, स्पष्ट रूप से नहीं दिखते हो, काई के रूप में होते हैं, उन्हें थाइलोफाइटा में रखा गया है। अब इनमें थाइलोफाइटा में मुख्यतः इनमें शैवाल आते हैं। कौन आते हैं? शैवाल। और ये क्लोरोफिल होने के कारण सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, क्योंकि ये पादप जगत के हैं, तो इन्हें स्वयं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। थैलोफाइटा में शैवाल, या इसको अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं, तो शैवाल के अध्ययन को हम लोग एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी कहते हैं, जबकि फंगस के क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। इसमें मुख्य उदाहरण क्या है? स्पाइरोगाइरा, इलोथ्रिक्स और एल्गी, जिसे आप तालाब में जाएंगे, हाथ कभी डालेंगे तो डाल के जब ऊपर उठाएंगे तो उसपे जो है पतला पतला हरा हरा जाल जैसा आपके हाथ में आ जाता है, तो वो क्या है? स्पाइरोगाइरा है। काई जो है वो क्या है? इलोथ्रिक्स है। इस तरह से शैवाल थाइलोफाइटा के श्रेणी में आता है। ब्रायोफाइटा, तो ये वनस्पति जगत का क्या है? उभयचर। ये नम युक्त स्थानों पर होते हैं, जहाँ मिट्टी और पानी दोनों का संपर्क होता है, वहां पर ये पाए जाते हैं। लेकिन इनमें मुख्य रूप से जड़, तना, पत्ती तो विभेदित होता है, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। जाइलम फ्लोएम न होने के कारण ये ब्रायोफाइटा के श्रेणी में रखे गए हैं, जिसमें मुख्य उदाहरण क्या है? मॉसेस, हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट आदि इसमें श्रेणी में रखे गए हैं। इसके उदाहरण है, यह एक शैवाल से और आगे उत्पन्न हुए, लेकिन ट्रेडोफाइटा के बीच में है। शैवाल एवं ट्रेडोफाइटा के बीच में ये आते हैं, क्योंकि शैवाल से तो थोड़ा आगे है, जड़, तना, पत्ती थोड़ा सा विभेदित दिख रही है, लेकिन इनमें सम्मोहन ऊतक नहीं है, इसलिए ट्रेडोफाइटा में नहीं है, ये अलग श्रेणी में आते हैं। और इनके लगभग 900 वंश और 23,000 प्रजातियां जो है पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है इस पौधे की। टेरिडोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा थोड़ा सा उच्च श्रेणी का हो गया है, तो ये भी अपुष्पक, इसमें भी बीज नहीं होगा, तीसरा ये भाग है, लेकिन इसमें जड़, तना, पत्ती पूर्ण रूप से विकसित होगा, तथा इसमें सम्मोहन ऊतक, मुख्य रूप से सम्मोहन ऊतक मतलब जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं, लेकिन फूल फल धारण नहीं करते हैं, बीज का निर्माण नहीं होता है। टेरिडोफाइटा बीज धारण नहीं करते हैं, ये बीजाणु द्वारा अपनी जनसंख्या को या प्रजनन को करते हैं। अपनी पत्तियों, जिन्हें बीजाणु पर्ण कहते हैं, इस तरह के आपको जंगल में या अगल बगल बगीचे में इस तरह के टेरिडोफाइटा आपको मिल जाएंगे, जिसके मुख्य उदाहरण फर्न है। इसके पत्तियों का हम लोग उपयोग सजावट उजावट में, जैसे कार के सजावट या कहीं भी स्टेज के सजावट में इसकी पत्ती का उपयोग ज्यादातर करते हैं। लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला इत्यादि इसके मुख्य उदाहरण है टेरिडोफाइटा के। उसके बाद अगला है आवृत बीजी या विवृत बीजी जिम्नोस्पर्म, जिसमें ये बीज वाले हैं, सपुष्पक है, बीज तो होते हैं, लेकिन बीज क्या होता है? नग्न होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती बिल्कुल विभेदित होगा, स्पष्ट रूप से दिखेगा, तथा इसमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। इसकी हाइट बहुत ऊंचे तक होती है, और इसके मुख्य उदाहरण क्या है? चीड़, पाइन जिसे बोलते हैं, तालिसपत्र या प्रसरल, सिनबार, ये फर है, देवदार, सीडर जिसको बोलते हैं। ये पौधे सदाबहार होते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि पत्तियां पतझड़ में इनकी एक साथ नहीं गिरती है, और इनमें साइकस पाइनस जो होते हैं उनके अंदर स्टार्च निकालकर हम लोग खाने के रूप में, साबुदाना के रूप में उपयोग किया जाता है। साइकस के बीज अंडमान निकोबार
द्वीप समूहों के द्वारा खाए जाते हैं। और इनमें एक पत्तियों का कोन होता है, जिसे पत्तियों के कोन में मेल कोन और फीमेल कोन दोनों अलग अलग होते हैं और उसी से इनका जनन होता है। इनकी पत्तियों से हम लोग रस्सी, झाड़ू भी बनाया जाता है, जो हम लोग ताड़ के जिसे देखते हैं खजूर का बोलते हैं झाड़ू, तो इनकी पत्तियों से झाड़ू भी बनाया जाता है। इनकी लकड़ी मजबूत होते हैं। रेलवे में जितने जो बनते हैं सीट, वो जिम्नोस्पर्म पौधों के ज्यादातर जो है, या देवदार का हम लोग जो है जो लकड़ी है उसका उपयोग करते हैं बहुत सारे पूजा पाठ के सामग्री में। तो इस तरह से ये काष्ठीय लकड़ी देते हैं जिसे फर्नीचर तैयार किया जा सकता है। लास्ट एंजियोस्पर्म जो बीज वाले पौधे हैं, और आवृत बीजी, नग्न बीजी नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? आवृत बंद होते हैं। समृत बीजी कहते हैं। सपुष्पक है, इसमें पुष्प होगा, और सवृत बीजी होगा, इसके अंदर बीज होगा। और बीज कैसा होगा? आवृत होगा, चारों ओर से घिरा होगा। अब इसमें बहुत सारे पौधे आते हैं जो छोटे पौधे से लेके बड़े पेड़ के रूप में होते हैं। पौधे भी हो सकते हैं, घास है, या बड़े पेड़ भी इसमें आते हैं। इसको दो भागों में जड़ एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री के रूप में बांटा गया है। पिछले में भी पढ़े, आगे भी हम देख सकते हैं कि एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री का हम कैसे फर्क करेंगे। एक बीजपत्री के बीज में क्या होगा? एक ही बीज इस तरह का होगा, और द्विबीजपत्री में क्या होगा? तो दो बीजपत्र होंगे, मतलब बीज से बटा हुआ होगा। दो जो है, एक इधर और एक इधर, जैसे चना में होता है, दो बीजपत्र होगा। पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होगी। पत्ती ऐसे है, लंबा लंबा आप घास देखे होंगे, धान देखे होंगे, गेहूं, ऐसे उसमें लाइन चलता है। जबकि द्विबीजपत्री में जालिकावत शिरा विन्यास होती है। इस तरह से जाल जैसे बहुत सारे जो आड़े तिरछे रेखाएं उसके जो है नसें जो पत्तियों में पाई जाती है। तो पत्ती को देखकर हम पहचान कर सकते हैं कि जैसे मकई है, तो मकई को आप किस श्रेणी में रखेंगे? एक बीजपत्री की द्विबीजपत्री। तो उसके पत्ती देखिए तो लंबा लंबा इस तरह से शिरा विन्यास होता है, समांतर शिरा विन्यास, तो एक बीजपत्री है। जड़ें क्या होगी? तो जड़ें उसकी जो है रेशेदार होंगी, जबकि इसे क्या होगी? मूसला जड़ होगी। एक टैप रुक जाएगा नीचे की ओर, जबकि इसके रेशेदार ऊपर ही, जैसे धान होता है, गेहूं होता है, बांस होता है। तो आप पत्ती देखकर, जड़ देखकर या बीज देखकर उसकी पहचान कर सकते हैं। तना में समूहन उत्तक जो है बिल्कुल बिखरे रहते हैं, जबकि इसमें एक रेगुलर वे से क्या होते हैं? सजे रहते हैं। तो ये एक बीजपत्री द्विबीजपत्री का क्या है? अंतर है। और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों किसके उदाहरण हैं? तो दोनों एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। आवृत बीजी के ही दो अलग अलग सब डिवीजन है। तो जीवों के वर्गीकरण के बारे में आप लोग को समझने में इस वीडियो से बहुत आसानी हुई होगी। अगर इसे पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।